जय हिंद। आज हम बात करने जा रही है जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक 10वीं क्लास की थी उसका तीसरा चैप्टर जिसका नाम है जल संसाधन। क्या है? अध्याय नंबर 3 जल संसाधन। इससे पूर्व क्लास में अपन ने संसाधन के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है, और वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में अध्ययन किया था। और संसाधन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आप सबको अब याद हो चुकी होगी। यानी प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो उससे क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं जल संसाधन। क्या है? जल संसाधन। अब जल भी क्या है? एक प्रकार से संसाधन है। ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। जो वस्तु हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो संसाधन है। तो ये जल जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी है उन सबके लिए जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आप भोजन के बिना रह सकते हैं कुछ समय के लिए, 2-4 दिन के लिए रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना आप शायद एक दिन भी नहीं जी पाएंगे। तो जल इसलिए महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है। तो उसके कुछ बात की जाए, दुनिया में पानी की कुल मात्रा का लगभग 96.5% जो है वो समुद्र के रूप में मौजूद है। अब जल की मात्रा तो बहुत है, पृथ्वी पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जल ही है, लेकिन उसमें जो अपने लिए पीने के लिए जो पानी है, शुद्ध पानी, उसकी मात्रा क्या है? कम है। केवल और केवल 2.5% मीठे पानी के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। और ये पानी जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारत को वैश्विक वर्षा का लगभग 4% प्राप्त होता है। कितना होता है? यानी विश्व में जितनी वर्षा होती है उसका 4% जो है वो भारत के हिस्से में आता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता के मामले में दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है? 133वां है, ठीक है। ये कुछ तथ्य हैं जल के बारे में। अब एक ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 2025 तक आते आते भारत के बड़े हिस्से में पानी की कमी वाले देश या क्षेत्रों में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। यानी 2025 तक आते आते भारत भी जल की कमी झेल रहे देशों की श्रेणी में आ जाएगा। अब आता है जल दुर्बलता, ठीक है। जल दुर्बलता, जल दुर्बलता के कारण, ठीक है। जल दुर्बलता का मतलब होता है कमी, ठीक है ना। जल की कमी, दुर्बलता का मतलब क्या होगा? कमी होगी। जल की कमी कितनी है? तो सबसे पहले देखें जल दुर्बलता की क्या कारण है। जल की कमी के कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है? बड़ी आबादी। अब विश्व स्तर पर देखा जाए तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, आबादी बढ़ रही है, और जो पीने लायक पानी है उसकी कमी है। इसलिए क्या है? जल दुर्बलता की सबसे बड़ी जो कह सकते कमी वो क्या है? बड़ी आबादी। जितनी ज्यादा आबादी होगी उतना अधिक आवश्यकता होगी जल की, और जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन नहीं रह सकता, इसलिए ये बड़ी आबादी भी जल दुर्बलता की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दूसरा है सिंचित क्षेत्रों का विस्तार। आपने देखा होगा जितनी बड़ी जनसंख्या होगी, जितनी ज्यादा जनसंख्या है, उसके लिए भोजन जो चाहिए, भोजन की आवश्यकता ज्यादा होगी। तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा? सिंचाई में विस्तार करना पड़ेगा, सिंचित क्षेत्र में विस्तार करना पड़ेगा, कृषि करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जल चाहिए। तो जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है इस कारण से, ठीक है, जिसके कारण भी जल दुर्बलता हो रही है। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के साथ पानी की अधिक मांग। अब धीरे धीरे क्या हुआ है, जितना ज्यादा औद्योगिकरण हो रहा है और शहरीकरण हो रहा है तो उसमें क्या है? पानी की ज्यादा से ज्यादा खपत होती है। गांव में ग्रामीण जो संस्कृति है, हमारी ग्रामीण परिवेश है, उसमें पानी की जो मात्रा है प्रति व्यक्ति वो कम होती है, और शहरों में ज्यादा रहती है ना। आपने देखा होगा अपने जितने भी पूर्वज थे या जितने गांव में निवास करने वाले बुजुर्ग लोग हैं, उनसे आप पूछो पानी के बारे में, वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार हमें जल कहां से लाते थे, कितने जल से। हमने सुना ऐसा भी बताते हैं कि एक मटके भर पानी में वो पूरा दिन निकाल लेते थे, उसी से नहा लेते थे, उस पानी से ही अपना जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन आधुनिक समय में शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण बहुत सारे जल की आवश्यकता पड़ रही है। नेक्स्ट है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच पानी की असमान पहुंच। अब विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह जो बन गए हैं उसमें पानी की क्या हो गई है? असमान पहुंच।
अमीर लोग जितने भी उनके पास जितना चाहो उतना पानी उपलब्ध हो रहा है, वो पैसे के बल पे, धन बल के आधार पे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन एक वर्ग गरीब भी हैं जिनको पानी पीने तक का नसीब नहीं होता, और दूसरे वे जो स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। तो इस प्रकार की सामाजिक समूह बीच असमान वितरण है पानी का। उद्योगों द्वारा पानी का अत्यधिक उपयोग, सर्वाधिक उपयोग जो कहाँ हो रहा है, उद्योगों में। जितनी भी फैक्ट्रियां उसमें पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए, चाहे वो मशीनें हो, उनको ठंडा करने के रूप में पानी चाहिए, और जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं उन सबको जो सही करने के लिए या फिर उनका उपयोग करते हैं, तब जल की मात्रा बहुत चाहिए। शहरी क्षेत्रों में पानी का अत्यधिक दोहन, सबसे ज्यादा जो पानी का दोहन हो रहा है वो कहां हो रहा है, शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत पानी का दोहन हो रहा है। आगे बात करें, औद्योगिकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार दुर्बलता के लिए उत्तरदायी है। औद्योगिकरण और शहरीकरण जल दुर्बलता के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है। सबसे पहले देखो, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तेजी से औद्योगिकरण आया। जैसे ही अपना देश आजाद हुआ, पहले अंग्रेजों की दास्ता में गुलाम था, अंग्रेजों की दास्ता से जैसे ही मुक्ति मिली, उसके बाद भारत में विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था औद्योगिकरण। जिसके कारण क्या हुआ, औद्योगिकरण के कारण जल की जो उपलब्धता है या जल की आवश्यकता ज्यादा हो गई। ठीक है, जल की आवश्यकता क्या हो गई, ज्यादा, अधिक मात्रा में जल चाहिए उद्योग धंधों के लिए। उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल का अत्यधिक प्रयोग, ठीक है, जो अलवणीय यानी पीने योग्य जो पानी है उसका अत्यधिक मात्रा में दोहन किया गया। ठीक है, ये अपने को दो माध्यम से ही प्राप्त होता है। अलवणीय जो जल है वो कहां से अपने को मिलेगा, एक तो वर्षा के द्वारा, ठीक है, जो बारिश होती है उसके द्वारा, दूसरा कौन सा है, भौम जल से। ठीक है, भौम जल है उसके द्वारा और वर्षा के द्वारा ही अपने को अलवणीय जल मिलता है। उसका अत्यधिक मात्रा में क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है या उसका प्रयोग किया जा रहा है। शहरों की बढ़ती आबादी तथा शहरी जीवन शैली के कारण जल ऊर्जा की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि हुई है। ठीक है, शहर की बढ़ती आबादी और शहरी जीवन शैली के कारण जल ऊर्जा की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि हुई है। अधिक मात्रा में जल चाहिए। शहरों तथा गांवों में जल संसाधनों का अति शोषण, अब शहर हो चाहे गांव हो, जल का अत्यधिक मात्रा में शोषण किया जा रहा है। एक आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, देखो, वे कंपनियां जिनके उद्योग संस्थान एक से अधिक देशों में कार्य करते हो। बहु का अर्थ क्या हो गया, अधिक हो गया। तो वे कंपनियां जिनके उद्योग और संस्थान जो है एक से अधिक देशों में कार्य करती है तथा अनेक देशों में पूंजी निवेश करते हैं और अधिक लाभ अर्जित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। यानी कोई भी कंपनी जो अधिक देशों में कार्य कर रही है, उसकी संस्थाएं अधिक देशों में है, उसे क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। एक नवीनीकरण संसाधन होते हुए भी जल के संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, यहां आ जाएगा जल। जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी इसको बार बार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद भी इसके संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। देखो, इसके कारण विश्व में केवल 2.5% जो जल है वो कैसा है, ताजा है, पीने योग्य पानी है। ठीक है, दूसरा है जल संसाधनों का अति दोहन। जल संसाधन जो है उसका अधिक मात्रा में दोहन हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या, अधिक मांग और असमान पहुंच। बढ़ती जनसंख्या, मांग अधिक हो रही है और असमान पहुंच, कई लोगों को तो आसानी से मिल जाता है और कई लोगों को पानी नहीं मिलता है। आप भारत जैसे देश में देख सकते हो, जैसे पश्चिमी राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस प्रकार के कई क्षेत्र है, यहां पर पानी की बहुत किल्लत है। बढ़ता शहरीकरण और औद्योगिकरण, ये सारे क्या है, दे रखे आपके संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। इन सारे कारणों के जो रीजन दे रखे, इस वजह से ही हमें जल के संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता है। आप इस चैप्टर में देखेंगे अधिकतर जो बातें आपको सिमिलर लगेगी, क्योंकि जिस जो भी देखेंगे आप, जल के संरक्षण की बातें की जाएगी, जल को अपन किस प्रकार बचा सकते हैं, जल का उद्योगों के कारण क्या झेलनी पड़ रही कमी लोगों को, वो सारे अपन बातें करेंगे। नेक्स्ट है, अब कुछ देखते हैं प्राचीन भारत में जलीय कृतियां। अब प्राचीन भारत में कौन कौन से जल स्तर पे
बड़े स्तर पे कार्य किए गए उनमें ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई के तंत्रों का निर्माण किया गया। कोई भी राजा उस समय, अभी जैसे अपने लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उस समय क्या था, प्रजातंत्र था, सॉरी राजतंत्र था, अब प्रजातंत्र हो गया। तो राजतंत्र के कारण जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने जल प्रबंधन की नीति का भी ध्यान देते थे। उसमें कुछ न कुछ झील है, बांध है, इनका निर्माण किया करते थे। अब एक जगह है कलिंग, उड़ीसा में। कहां पे? उड़ीसा में। यहाँ पे नागार्जुनकोड़ा आंध्र प्रदेश और बेनूर कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। ये प्राचीन भारत के जो जलाशय करते हैं उनके सबूत अपने को यहाँ देखने को मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल की झील है। वो कब बनाई गई? 11वीं शताब्दी में बनाई गई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिरी फोर्ट में क्षेत्र में एक जल की सप्लाई के लिए हौज बनाया था। ठीक है, हौज क्या है? एक विशिष्ट तालाब है। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहेंगे? इस प्रकार की परियोजना जिसको बनाने के पीछे कई उद्देश्य हो। जैसे क्या हो सकता है? एक बांध है, जब अपन बांध बनाते हैं तो उस बांध का उद्देश्य केवल और केवल क्या है? जल को इकट्ठा करना ही नहीं है, उस जल के द्वारा विद्युत उत्पादन करना, सिंचाई करना, आसपास के क्षेत्र में जल की आवश्यकता की पूर्ति करना। ठीक है ना, उसके बाद बाढ़ नियंत्रण का कार्य करना। ये सारे जो रीजन है ये सब क्या है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण है। अब एक तो बनाया है बांध, लेकिन उसके उद्देश्य क्या है? अधिक, यानी बहु का अर्थ हो गया अधिक। अधिक उद्देश्य के लिए जो परियोजना बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना। ये जो बांध हैं, बांध किसे कहते हैं? अब देखो, बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा जो आम तौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है उसे क्या कहेंगे? अपन बांध कहेंगे। ये होगी बांध की परिभाषा। अब ये आपको पिक्चर नजर आ रही है बांध की, है ना? ये सारा जल है, ठीक है, और ये इसकी दीवार दे रखी है, यहाँ पर इसके फाटक होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है? पानी की निकासी की जाती है, छोड़ा जाता है पानी। और यहाँ से दिख रहा है आपको पानी बहते हुए। ठीक है, ये आपको विद्युत के पोल जो नजर आ रहे हैं, यहाँ पर टरबाइन लगाया जाता है, तेजी से आते हुए पानी को उस टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है, जिससे वो क्या करता है? गतिशील होकर घूमने लगता है। उसके बाद आगे जो बिजली बनाना है, विद्युत बनाने का जो प्रोसेस है, उसके द्वारा विद्युत का निर्माण होता है। अब बांधों से होने वाले लाभ, हमें बांध से किस प्रकार के लाभ होते हैं उनके बारे में बात करें। पहला है सिंचाई के लिए। ठीक है ना, बांध का उपयोग क्या किया जाता है? सिंचाई के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा प्राचीन समय में जितनी भी अपनी सभ्यताएं वो कहां होती थी? नदियों के किनारे बसी होती थी। इसका रीजन था जल की उपलब्धता, वो आसपास में खेती बाड़ी कर सके, अपने दैनिक जीवन की जितनी आवश्यकता है वो जल पे ही टिकी हुई है। इसलिए जितनी भी अपनी संस्कृतियां थी, प्राचीन सभ्यताएं थी, वो सारी कहां थी? जल के इर्द गिर्द। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि वो सिंधु नदी के तट पे थी, आसपास के क्षेत्र में थी, तो क्या नाम कराई? सिंधु घाटी सभ्यता। इस प्रकार की जितनी भी सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे ही बसी हुई थी। और दूसरा क्या है? विद्युत उत्पादन करना। पहला सिंचाई हो गया, विद्युत उत्पादन करना, घरेलू तथा औद्योगिक आवश्यकताओं हेतु जल की आपूर्ति करना बांधों के द्वारा हुई, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन तथा पर्यटन और मत्स्य पालन। अब बांध के अपन ने पढ़ा था ना बहुउद्देशीय परियोजना है, तो बांध बहुउद्देशीय परियोजना हो गया ना। इसके कितने उद्देश्य हो गए? सिंचाई करना, विद्युत उत्पादन करना, घरेलू तथा औद्योगिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन और मत्स्य पालन। आपने देखा होगा बाढ़ के जो ये बांध बना है उसके आसपास ऐसा दृश्य नजर आता है जहां पर टूरिज्म के लोग घूमने के लिए आते हैं, तो वहां से क्या सरकार को रेवेन्यू भी प्राप्त होता है। और दूसरा है मत्स्य पालन करके भी क्या किया जाता है? रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब बांधों से होने वाले लाभ, ये वापस रिपीट हो गई है ना? ये वही स्लाइड है जो दोबारा आ गई है।
नेक्स्ट, बांधों को अब बहुउद्देश्य परियोजना क्यों कहा जाता है? अब इसके पीछे क्या कारण है, बांधों को बहुउद्देश्य परियोजना क्यों कहा जाता है? तो बांधों से एकत्र जल का उपयोग एक दूसरों पर निर्भर है। बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन और वितरण के लिए किया जाता है। ठीक है, जल, वनस्पति और मिट्टी के संरक्षण के लिए भी बांधों का उपयोग किया जा रहा है, बांधों का निर्माण किया जाता है। यह पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। इस कारण, इन्हीं कारणों की वजह से अपन क्या कहते हैं, इसको बांध को बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है। अब जवाहरलाल गांधी जी जो है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था बांधों के बारे में? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों कहा था? विकास के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? बांधों की। ठीक है, बांधों के अनेक लाभ होते हैं और ये विकास के कार्य में क्या करते हैं? योगदान करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया? आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। अब देख सकते हैं भारत में बहुउद्देश्य परियोजनाएं। अब भारत में बहुउद्देश्य परियोजनाएं, ये आपको बांध नजर आ रहा है ना? स्वतंत्रता के बाद अनेक एकीकृत जल संसाधन प्रबंध दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को गर्व से आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में घोषित किया। यह कृषि और ग्राम अर्थव्यवस्था के विकास को तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण अर्थव्यवस्था के विकास के साथ एकीकृत करेगा। अब जैसे ही बांध का निर्माण होगा तो वहां के आसपास जो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? वो औद्योगिकरण और शहरीकरण में बदल देगा, ऐसा मानना है। क्योंकि बांध बनाने के बाद वहां आसपास के क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में जल की उपलब्धता हो जाएगी, रोजगार के अवसर सृजन होंगे और किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, और जो वो ग्रामीण अंचल में रह रहे धीरे धीरे वो है एक प्रकार से शहरीकरण में बदल जाएगा। आगे बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, ठीक है, नदी पर बांध बनाकर उससे अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहलाता है। ठीक है, अब बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है जल विद्युत उत्पादन करना, दूसरा कौन सा है? सिंचाई करना, ठीक है, तीसरा है घरेलू व औद्योगिक जल की आपूर्ति करना, नौचालन व पर्यटन को बढ़ावा देना, बाढ़ नियंत्रण करना और मछली पालन। ये सारे हैं बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य। अब देखते हैं बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना के लाभ क्या है। ये तो हो गए आपके उद्देश्य, उद्देश्य के बाद क्या लाभ है? सबसे ज्यादा लाभ है सिंचाई, दूसरा है दूध उत्पादन में लाभ है, बाढ़ नियंत्रण करने में भी, मत्स्य प्रजनन में और अंतरदेशीय नौवान में, और घरेलू और औद्योगिक की जल के रूप में उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार का। ठीक है, और ये आपने देखा है बांध के चित्र आप देख रहे हैं, इस प्रकार की एक दीवार का निर्माण किया जाता है और इधर से जो पानी आ रहा है पहाड़ों से उसको एक जगह रोक दिया गया है, फिर यहाँ पर अपने आप जैसे ही आवश्यकता होती है, जब खोलना होता है भर जाता है, तब यहाँ से हो जाता है। दूसरा ये क्या करते हैं, बाढ़ का नियंत्रण भी करते हैं। बहुत सारा पानी आ रहा है, अगर ये बह जाएगा एक साथ तो आगे के क्षेत्रों में क्या आ सकती है? बाढ़ आ सकती है, इसलिए इसको रोका जाता है पानी को। और फिर दूसरा ये भी है, जिस स्थान पे जल की उपलब्धता नहीं है वहां पे अपन इस पानी को जो है नहरों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं की आलोचना, ठीक है ना। अब किस प्रकार के लोग जो है इस बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना की, कुछ लोग आलोचना भी करते हैं, तो उनके भी कुछ ना कुछ रीजन होंगे, कारण होंगे, तो उनको देखते हैं। नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करते हैं और जलाशयों के अत्यधिक अवसादन एकत्रित होता है। अब देखेंगे क्या करते हैं, जो नदी का प्राकृतिक प्रवाह है, अपनी उसकी बहने की जो दिशा है नेचर के हिसाब से, उसको भी वो प्रभावित करते हैं। दूसरा, जलाशयों के अत्यधिक अवसादन एकत्रित हो जाता है। अब जो बांध बना है उसमें बार बार पानी आएगा तो उसके साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी आ जाएगी वहां पर, इस प्रकार के अवसादों का भी जमाव हो जाएगा। नदी की जलीय जीवन की नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। ठीक है, नदी का जो जलीय जीवन है, उस नदी के अंदर विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु, जलीय जो तंत्र है, उसको भी ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। स्थानीय समुदाय का बड़े पैमाने पर
विस्थापन। अब जब बांध का या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है तो आसपास के जो स्थानीय समुदाय है उसका बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, विस्थापन किया जाता है। उनको अपना वो आवास छोड़ के निवास स्थान दूसरे स्थान पे जाना होता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। बाढ़ के मैदान पर बनाए गए जलाशय और मौजूद वनस्पति को डुबा देंगे और एक समय के बाद मृदा का क्षरण करेंगे। ये भी क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की आलोचना की है, उसके मैंने रीजन दे रखे हैं। अब देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना, नर्मदा नदी को के ऊपर जो बताया गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये क्या है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध निर्माण के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन किया जा रहा है। ठीक है ना, ये आंदोलन जो है जनजातीय लोगों, किसानों और पर्यावरणविदों व मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में लामबंद होना है। ठीक है, और दूसरा इस आंदोलन का जो आंदोलन गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ द्वारा संचालित है। ठीक है ना, इसका संचालन कौन कर रहा है, एक गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ है उसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। आरंभ में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डुबोने के मुद्दे पर केंद्रित था। स्टार्ट में जब ये प्रारंभ किया गया आंदोलन तो इसका उद्देश्य था जो जंगल है, जंगल जो है बांध के पानी में डूब जाएंगे, ये मुद्दे को लेकर स्टार्ट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे इसका उद्देश्य क्या हो गया, उसके बाद इसका उद्देश्य हो गया विस्थापितों का पुनर्वास करना। ठीक है, अब जहां से बांध का निर्माण किया, आसपास के लोगों को जितनों को विस्थापित किया था उनको दोबारा वहां पे क्या करना चाहिए, पुनर्वास करना चाहिए। इसका उद्देश्य ये हो गया। ये आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत सारी भीड़ है ना, बहुत सारे कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए इस आंदोलन में। नेक्स्ट है भारत के मुख्य नदियां एवं बांध। अब ये मैप पे नजर आ रहे होंगे भारत की मुख्य नदियां और बांध। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे विभिन्न प्रकार के भारत की जो नदियां हैं, बांध है वो दे रखी है ना, यहां से देख सकते हो, ये सिंधु नदी का, ठीक है ना, ये इधर से, और फिर ये पाकिस्तान में जाकर के इधर साथ में दूसरी जो नदियां हैं, सहायक नदियां इसमें आ रही है ना, रावी, सतलज, व्यास, ये सारी। और दूसरा यहाँ पे गंगा नदी वाला है ना, ये गंगा नदी का हो गया। ठीक है, और इधर से आपके ब्रह्मपुत्र नदी है, इस प्रकार से है ना। तो ये आपके हो गया, और दूसरे विभिन्न सारे क्या दे रखे, यहाँ पर बांध और नदियां दे रखी है, इस मैप में आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, आगे देखो भूमिगत जल। अब भूमिगत जल किसे कहते हैं, मृदा के नीचे बिछे हुए सेल। ठीक है, सेल किसको कहेंगे, चट्टानों को। ठीक है, ठीक है, सेलों के नीचे क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, परतों के रूप में एकत्रित होने वाला जल को क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। यो जल वर्षा के द्वारा जाकर के भूमि के अंदर एकत्रित हो जाएगा छिद्रों के माध्यम से, उसको अपन क्या कहेंगे, वर्षा जल कहेंगे। अब देखो वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल को संग्रहण कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं, आधुनिक तकनीकी जिसमें वर्षा जल को खाली स्थानों, घरों में, टैंकों में, जैसे हो सकता है बेकार पड़े हुए कुओं में भरना जाता है ना, उसके बाद उसका प्रयोग किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, वर्षा जल संग्रहण के अंतर्गत इसमें रख सकते हैं। अब पर्वतीय जो क्षेत्र है उसमें गुल और कुल जैसी वाहिकाओं से नदियों की जो धारा है, ठीक है, नदियों की धारा का रास्ता बदलकर खेतों की सिंचाई की जाती है। और आगे राजस्थान में पानी का जल एकत्रित करने के लिए छत का जो वर्षा जल है उसको संग्रहण किया जाता है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले, आप आसपास के क्षेत्र में नजर दौड़ाएंगे तो पीने के जल की जो आवश्यकता है वो किसके द्वारा अपनी पूर्ति होती थी, वर्षा जल के द्वारा। तो वर्षा जल का संग्रहण भी अधिक मात्रा में किया जाता था। पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद जल की उपलब्धता जो है, पेयजल की पूर्ति वहां से हो रही है। इस वजह से अपन देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो वहां अभी पहले एक परंपरा थी टांकों के द्वारा, ठीक है ना, जो अपने निवास स्थान बना हुआ है उसके ऊपर छत का जो पानी जितना आता है उसको इकट्ठा किया जाता था, खेतों में टांके बनाए जाते थे, उसके ऊपर भी वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। धीरे धीरे ये परंपरा जो है वो कम होती जा रही है, वर्षा जल का संग्रहण जो है वो कम करते हैं लोग अभी, क्योंकि उनकी आवश्यकता जो है भूमजल स्तर से, कुओं द्वारा और विभिन्न प्रकार की जो कह सकते हैं इंदिरा गांधी नहर है, नहरों के द्वारा भी पूर्ति हो रही है।
तो ये एक प्रकार से नुकसानदायक बात है। आगे बात की जाए वर्षा जल संचयन की विधियां, अब किस प्रकार से अपन वर्षा जल संचयन कर सकते हैं। अब देखो पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने कृषि के लिए क्या किया, गुल और कुल जैसी वाहिकाओं बनाई, और लोगों ने पश्चिमी हिमालय में गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाई है, ठीक है। अब दूसरा है पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। अब जैसे बाढ़ आती है उसके द्वारा बाढ़ जल वाहिकाएं बनाई है। राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों को बरसाती भंडार संरचनाओं में परिवर्तित किया गया है। शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। और छत पर वर्षा जल का संचयन करना। बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में पीने हेतु भूमिगत टैंकों का निर्माण किया जाता है, ठीक है, जिसको अपन टांका भी कह सकते हैं। और मेघालय में बांस की ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। वर्षा जल संचयन की विधियों में यह आ गया आपके। अब देखो बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है ना, तो ये जो देख रहे हैं आप बांसों के द्वारा किया जा रहा है। अब ये जो पहाड़ों पे जितने भी झरने होते हैं, ठीक है ना, सदाबहार जो झरने बस चल रहे होते हैं, उनको क्या करते हैं, बांसों के माध्यम से पानी जो है वहां का ला करके कृषि की जाती है। देखो यहाँ से बांस के माध्यम से पानी आ रहा है, इसको सुदूर दूर स्थान पे भी लाया जा सकता है। और फिर जिस स्थान पे बांसों की खेती की जाती है वहां पर बूंद बूंद के द्वारा जड़ों में, पौधों की जड़ों में या फसलों में दे दिया जाता है। और किसी स्थान पे क्या होता है, जैसे रोड आ गया, बीच में सड़क आ गई, उसको पार करने के लिए क्या करते हैं, बड़े ऊंचाई पे इसको एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर क्या करते हैं, बांसों को बांध देते हैं, ठीक है, उसके द्वारा भी करते हैं। ये सुदूर स्थान पर ले जा रहे हैं बांस के द्वारा पानी को, ठीक है, ये इस प्रकार की। अब टांका देखो, टांके में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत है। अब टांके में क्या है, एक वर्षा ऋतु के द्वारा पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, बहुत बड़े स्तर पे बड़ा बनाया जाता है ना। तो दूसरी जब वर्षा ऋतु आएगी तब तक पानी जो है बचा के रखे, पेयजल के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है पालर पानी, वर्षा के पानी को भूमिगत टैंकों में जमा होता है और पीने योग्य पानी है, इसे क्या कहते हैं, पालर पानी कहते हैं। यानी जो बारिश का पानी है उसको अपन पालर पानी कहते हैं, जो टैंकों में जमा किया जाता है। ये आपको नजर आ रहा होगा टांका, है ना, यही है। देखो बहुत बड़े विस्तृत स्तर पे आसपास का जो क्षेत्र है उसको कवर किया गया है, पक्का कर दिया गया है, और यहाँ पे ये टांका बनाया हुआ है ना। तो इससे क्या हो रहा है, जो भी बारिश के समय जल होगा वो सीधा इसके अंदर आ जाएगा और ये भर जाएगा, बहुत बड़ा है, और फिर 12 मास के लिए भी ये पानी की पूर्ति जो कर देगा, है ना, 12 माह तक इसकी पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। अब ये दूसरा यहाँ भी बनाया हुआ है, ये जो नजर आ रहा है आपको टांका, इसके द्वारा पानी इस प्रकार से होकर के इन रास्तों से फिर इसके अंदर चला जाएगा, है ना। वर्षा जल का संग्रहण करते हैं ऐसे। पश्चिमी राजस्थान की ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर इस प्रकार से वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है टांकों के द्वारा। नेक्स्ट है वर्षा जल संग्रहण, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखो ये जैसे ही बारिश हो रही है, ठीक है, वर्षा जल ये छतों के माध्यम से आया, इसको क्या किया, पाइपलाइन के माध्यम से एक तो भूमिगत जो टैंक बनाया उसमें डाल दिया, दूसरा जो इससे ज्यादा पानी जो आएगा उसको क्या किया, सीधा आसपास का जो कुआं है उसमें डाल दिया, ताकि क्या होगा, इससे भूमजल स्तर में वृद्धि होगी। अदरवाइज ये जो पानी है ऐसे फैल जाता, उसको एक जो भूमिगत टैंक बना रखा था उसको भरने के बाद जो बचा हुआ, जो उसके बाद जो पानी है वो किसमें जा रहा है, आसपास का जो कुआं बना हुआ है उसमें जा रहा है। और ये वाटर पंप दे रखा है, इसको वापस क्या कर रहे हैं, मोटर के माध्यम से वापस टंकी में डाल दिया, तो इसी का पानी क्या करते हैं, यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। आगे देखो जल संचयन व्यवस्था, ये चिड़ावा पंचायत समिति की गांव है, इसमें क्या किया गया है, यहाँ जल संचयन की ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसमें बारिश की हर बूंद को सेच लिया जाता है, और यह पानी घर की जरूरतों को पूरा करता है और भूमजल रिचार्ज भी करने में मदद करता है। अब ये चिड़ावा तहसील जो है, पंचायत समिति सॉरी, उसमें क्या किया गया है, सारे घरों को इस प्रकार से बनाया गया है। और जो वर्षा जल संग्रहण है, ये क्या, छत पर बरसने वाला पानी पाइप के माध्यम से टांका तक पहुंचा जाता है। इसकी क्षमता लगभग 20,000 लीटर होती है। यह हर घर के बाहर टांका होता है। अब प्रत्येक घर के बाहर क्या बनाया गया है, एक एक टांका बनाया गया है। अब प्रत्येक घर की छत का जो पानी है वो कहाँ आ रहा है, इस टांके में आ रहा है।
ठीक है। उसके बाद एक जो मेन पाइपलाइन दे रखी है ये वाली, सारे घरों में टांका भर जाने के बाद जो पानी आता है एक्स्ट्रा, वो सारे इसी में कनेक्ट कर दिए गए, है ना, प्रत्येक टांके का। पर ये जो बड़ी पाइपलाइन है इसके द्वारा आसपास के जो कुआं है, ठीक है, या पुनर्भरण कूप जो है, उसके अंदर जोड़ने के बाद सारा पानी इसमें आ जाता है, जिससे भूमजल स्तर भी ऊपर उठता है। देखो मुख्य पाइपलाइन जो है गांव के सभी पुनर्भरण कूप से जुड़ी होती है और बारिश का पानी इसमें पहुंचकर भूमिगत जल जो है वो रिचार्ज हो जाता है। कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, हम सबको इनसे सीख लेनी चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने अपने पूरे गांव में पानी की इस प्रकार की अच्छी सुव्यवस्थित व्यवस्था की है, इस प्रकार की हमें भी करनी चाहिए। इसी प्रकार एक तमिलनाडु में भी सिस्टम कर रखा है कि प्रत्येक घर में जो है इस प्रकार के टैंक बना हुआ होगा और जल संचयन की व्यवस्था होगी। जिस घर में नहीं होगा उस घर में क्या होगी, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस प्रकार का नियम है। अब देखो राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में इसका क्या महत्व है। यह पेयजल का मुख्य स्रोत है, ठीक है, जो वर्षा का पानी एकत्रित किया गया है, इसी की बात हो रही है। जब यह अन्य सभी स्रोतों सूख गए हो तो इस पेयजल का शुद्धतम रूप माना जाता है। पेयजल का शुद्धतम रूप माना जाता है और यह पेयजल का मुख्य स्रोत है, ठीक है ना। जब अन्य सभी स्रोत सूख जाते तब इसी को अपन उपयोग लेते हैं। गर्मियों में भी ये टैंक जो है भूमिगत कमरों और उनसे जुड़े हुए कमरों को ठंडा रखते हैं, ठीक है। आसपास के जितने भूमिगत टैंक है उसके पास जो कमरे बने वो क्या रहेंगे, ठंडे रहेंगे। भारत देश में जल का अभाव बढ़ने के क्या कारण है, ठीक है। भारत जैसे देश में जल का अभाव बढ़ रहा है, इसके क्या कारण है। भारत मानसूनी जलवायु का देश है। कैसा है, मानसूनी जलवायु। कई बार मानसून असफल होने से जल की कमी बढ़ जाती है। कई बार तो मानसून पहले आ जाता है, कई बार बाद आ जाता है, कई बार मानसून आता ही नहीं है, ठीक है ना, या कमी हो जाती है, इस वजह से भी समस्या पैदा होती है। सिंचाई की जल की मांग में तीव्र वृद्धि, धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो सिंचाई की जल की मात्रा में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। औद्योगिकरण क्रियाओं के कारण भूमिगत जल स्तर का गिरना। अब जैसे औद्योगिकरण क्रियाएं की जा रही है जिसके कारण ही भूमिगत जल का स्तर जो है नीचे गिरता जा रहा है। शहरीकरण की गति में वृद्धि के कारण जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव। अब जो है शहरीकरण के परिणाम स्वरूप जल संसाधनों पर अत्यधिक मात्रा में दबाव हो रहा है और बढ़ती जनसंख्याओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण अब धीरे धीरे जनसंख्या जो है बढ़ रही है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का भी कारण जो इसके कारण जो है भारत में क्या हो रहा है, जल का अभाव बढ़ने का कारण है। ये भी अत्यधिक सिंचाई के नकारात्मक प्रभाव, ठीक है, अधिक मात्रा में सिंचाई करने की इसकी क्या नकारात्मक प्रभाव है, इसको एक बार देखते हैं। इससे मिट्टी के लवणीकरण जैसे बड़े पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता में क्या होगी, कमी हो जाएगी और पानी की कमी हो जाती है। अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करने से मिट्टी को भी नुकसान होता है, ठीक है। इस प्रकार जो है आपका चैप्टर 2 जल संसाधन पूरा हुआ। आपको एक बार समझ में आ गया होगा। इसमें अधिकतर कुछ नहीं है। अपन देखेंगे जल किस प्रकार मानव के लिए आवश्यक है, उसको अपन ने एक प्रकार से देखा, किस प्रकार से अपन इस जल को संग्रहण कर सकते हैं, ये सारा इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा है। और इसकी नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आपको इसका नेक्स्ट जो चैप्टर दे रखा है वो करवा दिया जाएगा। एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।